हेलो दोस्तों, भारत वाइब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरा नाम सुंदरम है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो आज मैं उन सभी को आपको जो उनका एनालिसिस हुआ जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। और साथ ही 2025 में आने वाली राज्य सेवा 2025 में आने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और 2024 में होने वाली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा होने वाली है वो भी मुझे देना 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक है। और जैसे ही मेरे वो एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उनमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूँगा। और साथ ही साथ आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको वो सब प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए चलते हैं। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो 2024 होने वाली है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, उसमें आने वाले कम से कम एमपी का जो वेटेज होगा कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन का होगा। तो एमपी के जो 35 से 40 क्वेश्चन होंगे, तो जिस भी एग्ज़ाम में एमपीपीएससी के द्वारा एमपी के क्वेश्चन आते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के आते हैं, तो उन सबको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो स्टेट मेंस फॉरेस्ट एग्ज़ाम 2022 जो कि इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं पहले पेपर में सेट में, मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और ठीक है, तो इसमें क्या एमपी के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आते हैं, चलिए ठीक है। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु, तो इसका अर्थ हुआ साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित करने हेतु इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें डी आंसर सही होगा, ठीक है, तो इसका डी आंसर सही होगा। तो इसमें जो डी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो इसमें डी आंसर होगा। और डी आंसर इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो ऑथेंटिफिकेशन होता है, ऑथेंटिफिकेशन जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करोगे तो उसमें ऑथेंटिफिकेशन आता है, ठीक है। आप एक काम करना, जब भी आप व्हाट्सएप खोलोगे तो व्हाट्सएप में इनक्रिप्टेड क्या आता है, इनक्रिप्टेड जो यूज़ किया जाता है वो सिक्योरिटी फीचर्स के लिए किया जाता है, इसे ऑथेंटिफिकेशन मतलब, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन करना ऐसा होगा, ठीक है। ऑथराइजेशन हो गया और नॉन रेपुटेशन हो गया। सी आपको दिखाई दे रहा है ना, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है, क्यों नॉन रेप्यूटेशन ये शब्द क्या है, थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। और अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। तो इसका आंसर टेलनेट होगा। टेलनेट इसलिए होगा क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, टेलनेट इसीलिए होगा क्योंकि इसमें जो लिखा है ना रिमोट सिस्टम कनेक्शन, ये रिमोट सिस्टम से कनेक्शन आ रहा, तो इसमें क्या एक जी होता, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ए से जो बी की दूरी हो गई, ठीक है, और ए से बी में जो कनेक्शन स्थापित करने के लिए ना, इसके लिए क्या है रिमोट की ज़रूरत होती है, ये रिमोट की, या ठीक है, रिमोट की ज़रूरत होती है। तो उसी में ये क्या टेलनेट को यूज़ किया जाता है इस संदर्भ में, ठीक है, इसलिए टेलनेट को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और जो कुछ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें कॉमन गेटवे इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेज़ों को बनाती है और संभालती है, तो इसमें डायनेमिक होगा, ठीक है। इसका आंसर बी दिया है आयोग ने, तो बी इसलिए दिया कि डायनेमिक तो स्टैटिक जो होता, स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक, ठीक है, जो स्टैटिक होगा ना, स्टैटिक जो होता है स्थायी होता, स्टैटिक जो होता है स्थायी होता, ये कभी चेंज नहीं होगा। डायनेमिक जो होता है ना चेंज हो जाता, ठीक है, चेंजेबल, ठीक है।
तो ये चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं होता डायनेमिक। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस एक ऐसी तकनीक होती है डायनेमिक किसी भी हुआ जो कॉमन गेटवे इंटरफेस होता, जो कॉमन गेटवे इंटरफेस होता, कॉमन का मतलब ये होता ऑन ऑफ, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं, कॉमन का मतलब जो होता किसी दो चीज़ों को, एक यहाँ से जाए एक यहाँ से जाए, ठीक है, जी यहाँ से और जी यहाँ से, एरो लगा सकते हो, तो जी कॉमन गेटवे इंटरफेस होगा। तो इसका आंसर जी होगा, ठीक है, डायनेमिक होगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा ई कॉमर्स में कौन सा पोर्ट्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आयोग ने जो आंसर दिया है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आयोग दिया प्रोक्योरमेंट, ठीक है, इसमें प्रोक्योरमेंट दिया है। तो ई कॉमर्स में कौन सा पोर्ट्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट क्वालिटी के अंतर्गत रखा है। ठीक है ना, ये प्रोक्योरमेंट आंसर दिया ना, ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, MBBS से कई बार पूछ चुकी है, 2023 में भी, 2022 में भी, सॉरी 2023 में तो सिलेबस चेंज हो गया था, तो उसमें से ई कॉमर्स हटा दिया। तो एक काम करना, आपको क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि ई कॉमर्स सिलेबस से हट चुका है। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ई कॉमर्स सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। अब आप जो 2025 में देंगे उसमें ई कॉमर्स से क्वेश्चन संबंधित नहीं आएगा। 2023 में आया था, लेकिन 2024 में नहीं आया था, क्योंकि मैंने 2024 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऊपर। अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। अब देख सकते हैं जो LT का फुल फॉर्म होता लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता, ठीक है। चलिए, तो इसमें पीक डाउनलोड डाटा रेट मिलता है, इसमें डाटा की स्पीड पूछी गई, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, सिंपल आंसर है इसका, सुनो। जब आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट जैसे ही चलाओगे ना, उस पर LT लिख के आता, देख लेना कभी भी, जब भी खोलोगे ना इंटरनेट पर, सिंपल ये बगल में लिख के आता है LT, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहते हैं जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसमें स्पीड रहती है 100 MBPS लेता था, ठीक है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आपने क्या, यदि आपने क्लास कैश मेमोरी पढ़ी होगी कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका आंसर है फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करना। देखो इसका आंसर ऐसा कर सकते हैं, पहला तो हो गया, देखो मेन मेमोरी फुल होने पर रिप्लेस करने के लिए, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर ऐसे नहीं होगा। सेकंड मेमोरी फुल होने पर ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए होगा कि सबसे पहले तो कैश मेमोरी याद करो। कैश मेमोरी होती क्या, तो कैश मेमोरी होती है बहुत ही फास्ट स्पीड होती है, कैश मेमोरी की बहुत तेज़ चलती है। कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है, और इससे भी फास्ट पता क्या होती है, ठीक है, हमें वो पढ़ा होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर की फास्टेस्ट, सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी होती है, ठीक है। तो इस कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा हुआ तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर आ जाता लिंक्डइन, तो ये लिंक्डइन जो लिंक्डइन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो उसमें ही आपको सब पता जाएगा, ठीक है। लिंक्डइन होता क्या है, तो प्राइमरी फोकस क्या होता है पता ही, कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग होता है, ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग। इसका अर्थ होता है कि नेटवर्किंग से जुड़ी जितनी भी जॉब होती है जो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगी आराम से। यही बहुत सरल है, ठीक है, सिंपल आंसर है इसका। ई दक्ष का उद्देश्य पता क्या होता है, फोन नंबर ये सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है आंसर, सबसे बड़ा लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा मध्य इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन पे सरकारी ऑफिसर को सेंसिटाइज करना। इसका अर्थ हुआ ई दक्ष जो होता, दक्ष का मतलब किसी काम में एकदम से बिल्कुल परफेक्ट कर देना। मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को किसी विशेष काम में, जिस काम को करते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी संबंध, उस कार्य में दक्ष करना, इसका उद्देश्य ये होता है, और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश में, अब आते हैं हिंदी में। तो अब आते कुमार संभव किसकी रचना, कालिदास की है, ठीक है। तो इसका ही बहुत सिंपल आंसर है, कालिदास पढ़ा होगा, MPA संबंधित क्वेश्चन है। अब आएगा सरस्वती कंठाभरण, इसका आंसर हुआ राजा भोज ने लिखी हुई थी, ये सरस्वती कंठाभरण है,
ये आपको मिलेगा धार, ठीक है, सरस्वती कंठा पर धार, क्योंकि इसमें इसका उल्लेख किया हुआ है। भोपाल रियासत बताइए आपको 708 भोपाल रियासत की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। ओके, भोपाल रियासत की थी 17। और हाँ, ये एक सेकंड और एक बात और बता दूँगा आपको, ये राजा अपना था ना 1724, मतलब 1723 के आसपास, 1723-24 यहाँ का नवाब बना था, ठीक है। पूर्ण चंदोदय किस भाषा में थी, ये बहुत सिंपल है, MP पढ़ी होगी, आपको पता होगा कौन सी लैंग्वेज है, मराठी। एक बात और बता दूं, हाल ही में 2024 अक्टूबर 2024 3 तारीख है आज, 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। कौन सी भाषा, शास्त्रीय भाषा दर्जा। ये अच्छे से याद कर लिया ना आप, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और शास्त्रीय भाषा पता कितनी हो चुकी है, क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में, इनकी संख्या 11 हो चुकी है। ये अच्छे से याद करना, क्योंकि बहुत ही 7, 8, 10, 12 साल बाद, 15 साल बाद कह सकते हो, किसी एक भाषा को शास्त्रीय भाषा, मतलब कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो चुकी है। और हाल ही में जो दिया गया, जहाँ तक मुझे पता शायद 5 को दिया गया, ठीक है। तो इनकी टोटल संख्या याद करना 11। एक तो मराठी हो गई, ठीक है। दूसरी पाली है, पाली भाषा, प्राकृत, ठीक है। पाली भाषा को प्राकृत, ठीक है। ये पाली भाषा का सबसे पहले सबसे अच्छे प्रयोग किसने किया था, आपको पता होना चाहिए। प्राकृत का किसका किया था, सबको पता होना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, समझिएगा। चलते आगे। मानधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, सबको पता है। मानधाता का मेला या खंडवा, खंडवा मतलब माँ नर्मदा, ठीक है, माँ नर्मदा। मानधाता का मेला मतलब मुचकुंद, याद आ रहा कुछ, चलिए आगे चलते हैं। त्रिपुरा अधिवेशन सबको पता है, गांधी जी, समझ गए, सुभाष चंद्र बोस, 28 सितंबर। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री BR मंडलोई, प्रथम कौन से थे, पहले पे, दूसरे पे, ठीक है। और बाकी गुफाएं धार में, बाकी गुफाएं कहाँ हैं, धार, जिन्हें जो कि गुप्त कालों की समको, गुप्त काल के समकिन, वो समकालीन मांगनी आती है। चंदादन किसकी रचना है, चंदादन होगी आपकी मुल्ला दाऊद की, ठीक है। देव अमीर खुसरो की ये रचना नहीं है। ये कहाँ के थे, मुल्ला दाऊद संबंधित थे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से, ठीक है। अच्छे से याद करना, MPPS से पूछ सकते। चलिए, तेंदुपत्ते का मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादन राज्य। एक मारक बोरी में कितने तेंदुपत्ते मिलते हैं, बेसिक आंसर है 50। कौन सा शहर सुहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है, इसका अच्छा आंसर होगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा क्योंकि बहुत दूर है। ये आपको मिलेगा बालाघाट, ये वहीं पे मिलेगा, सुहागपुर, धनपुरी, उससे संबंधित है, सुहागपुर, सिंगरौली, बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया MPPS से। मध्य प्रदेश का स्वर्ण नदी कहाँ सहायक नहीं, मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी की सहायक नहीं है, जोयला, गोपर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है, ये सच है, ठीक है। ये अच्छे से याद करना आप, क्योंकि नर्मदा नदी से संबंधित एक क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पे लगा देंगे। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो यहाँ पे है, ठीक है, नर्मदा नदी से संबंधित विवाद न्यायाधिकरण है, जहाँ तक मुझे याद है, तो वो आपको भोपाल में मिलेगा। अब आते हैं नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल, देख रहे हो, उसने क्षेत्रफल पूछा इस बार। जो आपको क्षेत्रफल पूछा अच्छे से रट लेना, क्योंकि क्षेत्रफल पूछता है इस तरह की। निम्नलिखित में से कौन सी
निम्नलिखित में से कौन से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? इसका बिल्कुल सही दिया उसने, BWH CWG है, AWB है। कुछ किताबों में आपको 2 मिलेगी। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश में जलवायु के 2 प्रकार, ठीक है। कुछ के अनुसार मिलेंगे आपको 3 याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि MBBS समझ से बाहर है। चलिए, नवीनीकृत ऊर्जा नीति, ये नीति अभी हाल ही में दी गई है, मतलब कुछ टाइम पहले 2022 में दी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया है ना आपको, ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है। इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है जी, वहाँ पे कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 4 भागों में, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। ये अभी पेज सही दिया, आप चाहे तो गूगल पे दृष्टि IAS पे देख सकते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, देवास जिले का जम्बूतरानी संबंधित है, जो पवन ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, क्योंकि सबसे पहले मध्य प्रदेश में, 1 सेकंड, टेक्निकल इशू। चलिए, देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी, पवन ऊर्जा की यहीं पे की गई थी, जहाँ तक मुझे याद है 15 मेगावाट की थी, ठीक है। देखिए, पवन ऊर्जा संबंधित और अन्य कौन से जिले हैं? पहला तो हो गया देवास, दूसरा हो गया धार, तीसरा होगा, आप चाहे तो इंदौर भी लिख सकते हैं, इंदौर है। और सबसे ज़्यादा पवन चक्की कहाँ पे वर्तमान में? इंदौर में ही है, ठीक है, सर्वाधिक पवन चक्की। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 जिले याद कर लेना, क्योंकि MBPSC 2023 मेंस में, जहाँ तक मुझे शायद 2022 मेंस में पूछा गया था जी, ठीक है। मध्य प्रदेश रोजगार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये संबंधित है आपके रोजगार से। आप चाहते हो योजना संबंधित क्वेश्चन है, आप जब पढ़ेंगे आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल बेसिक से आंसर है। प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार करने की आरक्षित होते हैं? अनुच्छेद 200 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद इसमें 201 नहीं लिखा हुआ। अनुच्छेद 1 जो होता है ना, वो राष्ट्रपति के विचार पर रखा है। जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, राष्ट्रपति के विचार हेतु इस विधेयक का आरक्षण किया जाता है। राष्ट्रपति की विचार हेतु इस विधेयक का आरक्षण जो किया जाता है, आरक्षित किया जाता है, वो अनुच्छेद 201 के तहत किया जाता है। किंतु जो अनुमति जो मिलती है या रोकता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत रोकता है, ठीक है। आप चिंता मत करना, 2 क्वेश्चन है MBBS से इस तरह की, डबल नहीं देगा आंसर। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? सबको पता है, AC, क्योंकि ये उस सीटों में, सुनो, राजनीतिक जवाबदेही यहाँ पे नहीं होती है, राजनीतिक दवाई, ठीक है। राजनीतिक जवाबदेही कहीं पे नहीं होती, ठीक है। राजनीतिक जवाबदेही का मतलब ये होता कि दल, समझ रहे, राजनीतिक दवाई जो जवाबदेही जो होती है, राजनीतिक उत्तरदायित्व जो होता है वो दलों के अंतर्गत होता है, ठीक है। जनता को देना होता है, दल के अंतर्गत होता है। एक पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य नहीं है, एक बात याद, वित्तीय संग्रहण करना, मतलब कि धन का संचय करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सबसे पहले है विकास में जनभागीदारी और लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, ठीक है, याद रखना। चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, हो गया था अब 32। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 27.26। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या से बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर
69.3। डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डाटा से, जनसंख्या से हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर मिलेंगे। अच्छे से याद करना, मिस्टेक मत करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना। प्री से संबंधित जो भी डाउट हो आप डाल सकते हो। मैंने 2023 का मेंस लगाया, 2024 का लिख रहा हूँ। 2023 में प्री क्लियर किया था, उसके बाद मेंस, 2024 में प्री क्लियर किया। ठीक है, 2023 में मेरे 83 आए हैं उसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या था कि वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर उत्पादन ही होगा, क्योंकि उत्पादन का सबसे ज़्यादा योगदान है। क्यों है सुनो। उपयोगिता सेवाएं बहुत कम है जी। निर्माण गतिविधि को सोचना भी मत सही से, 19-20 के आसपास है इसका योगदान। बिजली गैस उतना नहीं है, उत्पादन ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मध्य प्रदेश स्वयं के कर राजस्व में किस प्रकार का योगदान सर्वाधिक है? इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होगा राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये होगा। वाहन कर नहीं होगा, नहीं राज्य उत्पाद शुल्क होगा, न भू राजस्व होगा। तो भू राजस्व उतना कलेक्शन होता नहीं है, वाहन कर उतना मिलता नहीं है, लेकिन जीएसटी बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जीएसटी का इस बार का कलेक्शन पता आपको कितना है? मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से पता टोटल रुपया मिल रहा है, पता कितना मिल रहा? जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है 2,65,000 करोड़ रुपये, 2,65,000 करोड़ रुपये के आसपास मिल रहा। मध्य प्रदेश के बजट का साइज कितना है? जहाँ तक ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार को जो इस बार को पैसा मिल रहा है, ठीक है, जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होगी वो 1,00,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो टैक्स कलेक्शन में मिल रहा है वो लगभग, मैं टोटल बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, 2,65,000 करोड़ रुपये। इस तरह का इतना बड़ा अमाउंट मध्य प्रदेश सरकार को इस बार मिल रहा है टैक्स कलेक्शन से, भारत सरकार से। और 40,000 करोड़ रुपये उसमें अनुदान भी है, मतलब ग्रांट। वर्ष 2021-22 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्म अवार्ड मिला है? तो एग्रीकल्चर से संबंधित 7 बार मिल चुका अभी तक। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? चलिए, इसका जो आंसर होगा ना, गेहूँ और धान होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पता किसका उत्पादन हुआ? तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर होता गेहूँ का, क्योंकि ये बस 2023 की MPPSC में पूछा जा चुका क्वेश्चन, ये बात याद रखना। दूसरे नंबर पर जो होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता, जहाँ तक मुझे आता है, इसका जो कितने में बोया जाता, जब आप इसका क्षेत्रफल होता वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले नंबर पर जी हुआ, दूसरे नंबर पर जी हुआ। गेहूँ पहले नंबर पर उत्पादन, हाँ, मध्य प्रदेश जो है गेहूँ उत्पादन पता कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, हमेशा याद रखना। पहले पे कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, यूपी है, दूसरे पे MP है। ठीक है, याद करना, एग्रीकल्चर से अच्छे क्वेश्चन होते हैं। MP 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों से संबंधित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 69.8 है। ठीक है, सिंपल है, अच्छा है। 2023 के क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2023 के फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों के एकल मैच के विजेता जोवाक नोकोविच, जहाँ तक मुझे याद है सर्बिया, शायद जोवाक नोकोविच अच्छा खेलते हैं। ठीक है, फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? कैस्पर रूड। डेनियल मालदेव, जहाँ तक मुझे याद है रूस की है। गाँव की बेटी योजना उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी योजना हो किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में MPPSC में
राज्य सेवा परीक्षा में बहुत क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है, तैयारी करें अच्छे से। और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, पढ़ाई की है, किसी काम तो आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2022 के लिए किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार? ठीक है, दामोदर माउजो, जो 2022 का है, लेकिन अब 2023 2024 इन दोनों के अच्छे से याद कर लेना, या एक बात याद रखना, क्योंकि जब 2022 का पूछ सकता है 2023 और 2024 का ही पूछ सकता है वो, समझ रहे हैं? अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको, तेरा नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आया ना, इसका मतलब नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को मिला था, इन्हें साहित्य मिला था, जहाँ तक मुझे याद है, कैटरीन कारी को। 41 क्वेश्चन जो हो जाओ, बस 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म एक था गांव का निर्देशन किसने किया? सृष्टि लखेर। और एक था गांव जो बनी हुई, जो यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड से उस गांव के ऊपर बनी हुई है। बस 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला शरद कमल अंचल को मिला है। और हाँ, ये MPPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था, 2023 में आया था क्वेश्चन, एजिटिव क्वेश्चन था, एजिटिव, बदला नहीं था, आप चाहे तो देख सकते हो। ये क्वेश्चन रिलेट कर दिया। और मैं आपको इसके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, आप सुनो। एशियन पैरा गेम्स 2023, अब आपको याद करना है यहाँ पे ओलंपिक में भारत सरकार ने, ठीक है, तो ओलंपिक में कितने मेडल आए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पैरा ओलंपिक में कितने मेडल आए? ये दोनों आपको याद करना है, किसने कौन कौन से मेडल जीता, किसके कैटेगरी में, दोनों अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है इस बार। और हाँ, इसी तरह से याद करना, क्योंकि इसी तरह से लिख के आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, 51, 28, 32, 30, 31, 50। MPPSC कई बार पूछ चुका है ऐसे, 2-3 बार, इसलिए अच्छे से याद करना। ये एग्जाम का टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, जो सीताफल है ना, सीताफल को एक ग्रीन कलर का होता है, ऐसे 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 उसकी संरचना रहती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, छोटे छोटे बीजा होते ब्लैक कलर के, एक जला एक उत्पाद। और हाँ, ये इकॉनमी का क्वेश्चन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अच्छे से याद करना सभी जिलों को, 55 जिले हो चुके हैं। और हाँ, 55वां जिला कौन सा था, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, अगर आपको पता है। नहीं पता हो तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो उच्च शिक्षा विभाग नहीं है, ना जे, ठीक है। तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना, वरना मैं आपको करवा दूँगा। ओके, टेंशन मत लेना, अच्छा क्वेश्चन करवाऊँगा, लेवल अच्छा रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अनाउंसमेंट है, निर्माण आयुष के द्वारा 6 अक्टूबर से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। वो सभी टेस्ट सीरीज वहाँ पर होने के बाद मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको करवा दूँगा। ओके, ठीक है, चलो चलते हैं। एशियाई खेल 2023 में कहाँ से पता? मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध कहाँ से है? शूटिंग से है। और ये एक बात याद रखना, ये खरगोन जिले से हैं, ठीक है जी, खरगोन से है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर।
ठीक है। और विवेक सागर किस जिले से संबंधित है? नर्मदापुरम। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक कंप्यूटर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आते 50वें नंबर, और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। आज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? एक्चुएटर जो होते हैं ना, सुनो, इन्फॉर्मेशन को सेंस करना, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सुनो, इन्फॉर्मेशन को सेंस करना मतलब इन्फॉर्मेशन को सेंस करना ना, इसका कारण नहीं होता, जो होता है सेंसर का काम। किसका? सेंसर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी स्टोरेज प्रदान करना, जी भी इसका कार्य नहीं होता है, ठीक है। पहला, दूसरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर। तीसरा जो हो गया ना, जो चौथा देखते हैं, कम्युनिकेशन प्रणाली को नियंत्रित करना। कम्युनिकेशन प्रणाली को नियंत्रित करना, तो कम्युनिकेशन प्रणाली को नियंत्रित करना नहीं, कम्युनिकेशन मतलब संचार प्रणाली को, ठीक है, संचार की बात करता हूँ। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चौथा, तीसरा इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी मतलब जो एनर्जी पहले संचित होती ना, वो उनको मूवमेंट में बदलता है। जो एक्चुएटर जो होता, एक्चुएटर भी होता, एंड इफेक्टर भी होता, ठीक है। ये हाथ होती, हाथ में स्टोरेज एनर्जी थी, हाथ माथ के आसपास रहती थी सब, ठीक है। तो 5 पार्ट होती हैं इसके। इन सबको अच्छे से याद करना, ठीक है। तो MPPSC के निर्माण है, इसकी जो भी टेस्ट सीरीज होगी मैं आपको इस पर करवाने वाला हूँ, और यदि आप इंटरेस्टेड हो, आपको करना है, मैं एक बार ज़रूर कहूँगा आपसे कि मेहनत अच्छे से करना, तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि 2025 में वैकेंसी भी ज़्यादा आने वाली है, और काफ़ी चांसेस है कि आप सिलेक्शन अच्छा लो उसमें। और जो भी शॉर्ट ट्रिक होगी, जो कुछ भी होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सभी मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़े जाते हैं, किस प्रकार याद किए जाते हैं, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। एक बात ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा स्टडी मटेरियल के पीछे मत भागना आप लोग, ठीक है। उतने पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना, अच्छा पढ़ना, जो आपको याद हो सके। जो भी करंट अफेयर्स होगा, कहाँ से आ सकता है, कितना आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने पहले से करंट अफेयर्स बना कर रखे हैं काफ़ी सारे नोट्स, तो मैं आपको उनमें से बिल्कुल अपनी जो भी ट्रिक होगी, जो कुछ भी मैंने पढ़ा हुआ, तो वो सब मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। तो MPPSC से संबंधित जो भी आपको जानकारी की आवश्यकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी नॉलेज, जो कुछ भी MPPSC का सिलेबस है, सिलेबस को कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और मेंस के जो MPPSC के नोट्स होंगे, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। MPPSC के प्रीलिम्स के जो नोट्स होंगे, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। प्री का और मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। सारे नोट्स मैं आपको फ्री में दूँगा, जो भी चाहिए आपको, ठीक है। स्टडी मटेरियल, जो भी करंट अफेयर्स चाहिए, वह भी मैं आपको फ्री में दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए, और अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट, ठीक है। तो जय माई की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आपका दिन शुभ।